तो लखनऊ के एहसास को आप कैसे बयान करेंगे, ये मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। लखनऊ का नगरीय विकास हो रहा है, नागरिक विकास नहीं हो रहा। जो असली लखनऊ का टेस्ट है वो कहीं खो रहा है। अमर उजाला ने की कोशिश की है बाकी राज्यों के साथ, और यहाँ इतनी तहजीब से, इतनी तमीज से बोला जाता है। राजनीति ने भी बड़ा नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश के सारे दलाल यहाँ आके फंस गए हैं, सबने फ्लैट खरीद लिए हैं, सबने दुकानें बना ली हैं यहाँ पर आके। लिव इन रोम लाइक रोमन्स। रोम में आए हो तो रोमन्स की तरह जियो, लखनऊ में आए हो तो लखनऊआ लोगों की तरह जियो। सौंदर्य देख के बेहोश हो जाने का हुनर है, ये शायर को शायर बनाता है। एक दामाद ससुराल गया पहली बार, दामाद जी ये जो अचार रखा हुआ है ना, ये 200 साल पुराना है। तो दामाद जी बोले कि अम्मा 2 फांक हमको भी दे दो। सास बोली कि बेटा ऐसे दिया होता है तो 200 साल पुराना थोड़ी होता था, है ना। क्योंकि आपका दखल राजनीति में भी होता रहा है और राजनेताओं से भी आप मिलते रहे हैं, तो वो उस मिलने जुलने से वो जो श्रृंगार का कवि है उस पर कितना प्रभाव पड़ा। मुझ पर हो सकता है फिर भी इनकी राजनीति का असर पड़ जाए, पर ये लोग इतने चिकने घड़े कि इन पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने का है, मुझे पता है। तो हम कौन है, कवि हैं कि डमरू हैं? क्या बात, जैसे तुम चाहो बजाओगे। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। है हिदायत चौक के हर वोटर शौकीन को वोट दिलरुबा को दो और नब्ज हकीमुद्दीन को, शमशुद्दीन को। वो गई बधाई देने के लिए शमशुद्दीन साहब के यहाँ और कहा कि देखिए आपको बधाई, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि लखनऊ में मर्द कम है, मरीज ज्यादा है। अब वो चला गया वहां से, खांसी खत्म हो गई। एनडीएमसी भी तुम पर, एमसीडी भी तुम पर, राज्य भी तुम पर, केंद्र भी तुम पर, और 700 पॉल्यूशन। अब किससे लड़ने जाओगे? हमारे सामने पाठक जी भी हैं, वो भी लखनऊ, पुराने लखनऊ से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लखनऊ की चीजें, लखनऊ की बातें। तो उस एहसास को, लखनऊ के एहसास को आप कैसे बयान करेंगे, ये मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, 2 बातें हैं अलग अलग। हमारे यहाँ एक नया शब्द चला है 75 साल में, जिसे कहते हैं नगरीय विकास। लखनऊ भी नगरीय विकास की चपेट में आया है। जब आप एयरपोर्ट से आते हैं, आजकल मैं लखनऊ आ रहा हूँ पिछले 35 सालों से। क्यों पाठक जी? जब आप विश्वविद्यालय में थे तब से मैं आ रहा हूँ, और 4 बाग पे उतरता था, मोहन होटल में रुकता था और आसपास के सारे कवि सम्मेलन करता था। और अब लखनऊ आ रहा हूँ तो हाईवे से आ रहा हूँ या जहाज से आ रहा हूँ, और 5 स्टार देख रहा हूँ लखनऊ के। अब अकेला एक होटल हुआ करता था, ताज, और हम जैसों के लिए तो मोहन ही था। मतलब 24 घंटे रनिंग हॉट वाटर का मतलब था कि वो जो लड़का था पप्पू, वो दौड़ के गर्म पानी लाता था, तो रनिंग हॉट वाटर कहते थे कि दौड़ के आ रहा है तो पानी लेके आ रहा है। लखनऊ का नगरीय विकास हो रहा है, नागरिक विकास नहीं हो रहा। क्या बात है, ये बहुत बारीक बात है। जो लखनऊ की अपनी सुगंध थी, अपनी संस्कृति थी, चौक पर जो आपको महसूस होता था, गंज में जो आपको महसूस होता था, शाम के समय रेजिडेंसी पर बैठकर आप जब एक शायर की तरह सोचते थे, उस वक्त के तमाम मेरे दोस्त आ जाते थे, शाम होती थी तो कॉफ़ी हाउस जाते थे, मैं, देवल और बहुत सारे लोग हुआ करते थे। अब देवल भी नहीं है, तो मैं अब लखनऊ आता हूं तो लखनऊ मुझे एक महानगर लगता है, लेकिन लखनऊ नहीं लगता जो लखनऊ है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो प्रॉपर लखनऊआ हों, जो लखनऊ के हों या लखनऊ में आ गए हों, कि जो पूरी दुनिया में इस शहर की शोहरत थी, जो पूरी दुनिया में शहर की सुगंध थी, जो पूरी दुनिया में शहर की अदबी तहजीब थी बात करने की, कि मैं आपकी वालिदा के शान में गुस्ताख कलीमात पेश कर दूंगा, ऐसे बोलना, मतलब माँ की गाली देनी है तो ये बोलना, वालिदा की शान में गुस्ताख कलीमात पेश करना चाहता हूँ, ये बोलना। तो ना तो बोलचाल में वो बचा है, ना वो अपने व्यवहार में बचा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि सत्ता जब प्रबल हुई 70 के दशक के बाद, तो पूरे भारत के तमाम लोग जो शक्तिशाली थे पैसे से, चाहे वो राजनीति के कारण हुए, चाहे वो किसी और कारण से हुए, उन सब ने सोचा कि लखनऊ में एक ठिकाना होना चाहिए। क्या बात, वो लखनऊ में प्रवासी की जगह प्रवासी बन गए। पहले तो यदा कदा आते थे, फिर उन सब ने सोचा एक फ्लैट ले लो, एक प्लॉट ले लो, गोमती नगर में कहीं फंस जाओ, अब कहीं और ले लो, बाह्य लखनऊ में ले लो। उन लोगों को पता नहीं था, वो लोग हिंदुस्तान के और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे। मतलब आपने तो इतना हिमांशु लखनऊ के बारे में बोला है, इतना हम लोगों ने आपसे सुना है लखनऊ, हमने तो जिया है थोड़ा थोड़ा, आए 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, 20 दिन रहे। वो लखनऊ मिस होता है मुझे। जब भी मैं आता हूँ तो मैं हर बार बाहर झांक के देखता हूँ कि वो जगह कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं। आज भी मैं गंज से गुजरा हूँ तो जो सजावट हो रही है, जो खूबसूरती हो रही है, वो कनॉट प्लेस जैसी ही है, वो बम्बई जैसी ही है, वो कलकत्ते के बड़े बाजारों जैसी है।
जो असली लखनऊ का टेस्ट है वो कहीं खो रहा है। अमर उजाला ने की कोशिश की है बाकी राज्यों के साथ। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं वो हम जैसे लोग जो मेरठ कमिश्नरिंग किए हैं, हमारे यहां मतलब हमें पहली बार लखनऊ से किसी ने फोन किया था तो उसने कहा हम बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कितने लोग बोल रहे हो, वाह क्योंकि हमारे यहां तो पिताजी के नाम के आगे जी नहीं लगता, भाई किसका है, नुका रामलाल का। और यहां इतनी तहजीब से इतनी तमीज से बोला जाता है। राजनीति ने भी बड़ा नुकसान किया है, पॉलिटिक्स ने भी शहर का नुकसान किया है। पूरे भारत के तमाम उत्तर प्रदेश के सारे दलाल यहाँ आके बस गए हैं, सबने फ्लैट खरीद लिए हैं, सबने दुकानें बना ली हैं यहाँ पर आके। अच्छा आ गए हैं, चलो ठीक है, आ गए कोई बात नहीं, आप थे, आप मुजफ्फरनगर में थे, आप उधर कहीं कोने में थे, आ गए, लेकिन लिव इन रोम लाइक रोमन्स। वाह, रोम में आए हो तो रोमन्स की तरह जियो, लखनऊ में आए हो तो लखनऊआ लोगों की तरह जियो, जैसे लखनऊ का आदमी जीता है। देखिए ये भैया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, इस बात को लेके बहुत आलोचना भी होती है कि पुराने लखनऊ और गोमती नगर की जो मैं चीजें बताया करता हूँ, तो ये इनकी बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये थोड़ा कम घूमे, अभी और घूमेंगे, दुनिया जाएंगे। हम 44-45 देशों में गए हैं। आप रोम चले जाइए, आज तक रोम में रोम धड़कता है। आप पेरिस चले जाइए, आज भी पेरिस में पेरिस धड़कता है। उनका विकास नहीं हुआ क्या? आपसे बड़े शहर नहीं है क्या वो आपसे बड़े शहर हैं, आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं घूमने के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि फ्लोरेंस में रहने वाले एक रईस आदमी को या एक शोधार्थी लड़के को या एक वॉन्डरर लड़की को, घूमने वाली लड़की को ये लगे कि मैं 5 दिन लखनऊ रह के आती हूं, मैं लखनऊ को महसूस करके आती हूं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उस लखनऊ को खोते चले जा रहे हैं, आप उन स्वादों को खोते चले जा रहे हैं। तो आपके 100 साल पुराने जो प्रतीक थे लखनऊ के, आपका जो पान वाला था, आपका जो दूध वाला था, जो दूध गर्म करता था चौराहे पे, आपका जो चाट वाला था, उसको प्रिजर्व करिए। चाहे सरकारें करें, चाहे सांस्कृतिक संस्थान करें, चाहे आप लोग करें, उन्हें तब जाके आनंद आएगा, तब लखनऊ घूमने लायक बनेगा। यानी नए लखनऊ कितना भी फैलता चला जाए, जो हमारा पुराना लखनऊ है, जिसे हम असल लखनऊ कहते हैं, उसकी खुशबू भी बची रहे, उसकी संस्कृति भी बची रहे। नहीं, अभी लंदन में होता है। लंदन में 5 जोन है। एक तो सेंट्रल जोन है, जो कुछ लोग लंदन गए होंगे ना याद होगा, और उसके बाद 7 जोन बन गए। तो जो 5वें जोन का आदमी है वो ये कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं, रहता लंदन में ही है वो। मेरे कई दोस्त 5th जोन में रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, और कहां, बोले इस बार सैटरडे में लंदन जाना है। उनके लिए लंदन अभी भी सेंट्रल जोन है, जहां ट्रफलगर स्क्वायर है, जहां उस तरह के स्वाद है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, बॉन्ड स्ट्रीट है, पैडिंगटन है, चिलिनवर्थ है। वो पुराना लंदन है जहां बड़े बड़े सूरमा रहे हैं, जॉन एस्टन रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं। तो लखनऊ में जब कोई शहर में आए ओमेक्स की बिल्डिंग के फ्लैट से, तो वो अपनी पत्नी से बोले कि चलो आज लखनऊ चलते हैं। लखनऊ चलते हैं। और वो लखनऊ तब होगा जब आप पुराना लखनऊ जिंदा करेंगे। यानी ये गोमती नगर शहर तो है लखनऊ, लेकिन जो तहजीब है लखनऊ वो ये नहीं है, वो असली लखनऊ पुराना लखनऊ है। भैया मैं, चूंकि शाम का वक्त है, लखनऊ है और एहसास की बात है, और आप अपनी प्रेम कविताओं के लिए पूरी दुनिया में जाने गए। कविताएं सुनाने का तो माहौल वो आप बताएंगे कैसा है, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं कि प्रेम तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जब शायर प्रेम करता है तो किस तरह से, कवि जब प्रेम करता है तो वो प्रेम को किस तरह से अलग तरह से देखता है, इस पे थोड़ी बात कर लीजिए कि शायरों का फर्क, इश्क, कवियों का इश्क आम इंसान के इश्क से कैसे अलग होता है। ये ऐसे अलग होता है जैसे सूरज रोज निकलता है, आकाश में जब इंद्रधनुष दिखता है तो सबको दिखता है, लेकिन कोई एक चैतन्य महाप्रभु होते हैं जो काले बादलों के बीच सफेद बादल कपोतों की पंक्तियां देख के बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो सौंदर्य देख के बेहोश हो जाने का हुनर है, ये शायर को शायर बनाता है। देखिए भाई, तालियां आप लोग बजा, ये बारीक बातें हैं, और लखनऊ वाले तो इनको पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं। उदाहरण देखिए, यही तो टेस्ट हो रहा है कि इनमें कितने असली लखनऊ वाले हैं। इनकी तालियों से टेस्ट हो रहा है कि असली लखनऊ वाले कितने हैं। जो असली लखनऊ वाले हैं उनके तुरंत कलेजे से ताली निकलती है कि बात तो सही कही है। क्या उदाहरण है, वाह। तो मोहब्बत जो है वो एक भगवान का मनुष्य को दिया हुआ, जीव जंतुओं को दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो अमृत तत्व है। तो उसे करते तो सब हैं, लेकिन कवि, कलाकार, शायर उसे कह देता है। जैसे आपके घर में कोई अच्छा खाना बनाओ, 5 मेहमान आए, तो उनमें 4 मेहमान चुपचाप खाते हैं खाना, एक होता है जो तारीफ के पुल बांध देता है। आहा, भाभी जी जायफल डाला है, शायद इसमें हल्का सा टेस्ट आ रहा है। भाभी जी एकदम मुग्ध जाती है कि भैया को पता है जायफल डाला है, एकदम पसंद आ जाती है। तो मोहब्बत करते तो सब हैं,
पर शायर को ये तौफीक ऊपर वाले ने दी है वाह। कि वो उस की हुई मोहब्बत को कह सकता है, बोल सकता है। और लखनऊ तो ऐसे शायरों से भरा रहा है। मेरा सबसे उर्दू और हिंदी दोनों में मेरे दो अजीज जो सबसे अच्छे शायर मुझे लगे, कवि एक शायर एक दोनों यहीं के, मजाज भी यहीं से, वाह। हालांकि रुदौली के हैं, रुदौली वाले कहते हैं हमारे, लेकिन मजाज लखनवी उनका नाम है। जी। और मेरी जनरेशन में, मेरी पीढ़ी में जी। जो सबसे अच्छा गीतकार हुआ, जिससे मुझे सदा ईर्ष्या रही कि यार मुझसे अच्छा लिखता है ये, इसके बराबर का कैसे लिखूं, वो भी लखनऊ का था, देवल आशीष, क्या बात, जो आज भी वाह। मेरे साथ साथ यात्रा करता है, पूरी दुनिया में मैं उसकी कविताएं सुनाता हूँ। वाह, क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। एक दामाद ससुराल गया पहली बार, तो सास ने कहा कि दामाद जी ये जो अचार रखा हुआ है ना, ये 200 साल पुराना है। तो दामाद जी बोले कि अम्मा 2 फांक हमको भी दे दो। तो सास बोली कि बेटा ऐसे दिया होता है तो 200 साल पुराना थोड़ी होता सा है ना। चूंकि आपका दखल राजनीति में भी होता रहा है और राजनेताओं से भी आप मिलते रहे हैं, तो वो उस मिलने जुलने से वो जो श्रृंगार का कवि है उस पर कितना प्रभाव पड़ा, किस तरह से देखो वो आया? दो अलग अलग है, एक राजनेता एक कवि है। जी। मुझ पर हो सकता है फिर भी इनकी राजनीति का असर पड़ जाए, पर ये लोग इतने चिकने घड़े कि इन पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने का है, मुझे पता है। ये ऐसी है, ये मतलब आप इनसे कोई भी बात करते रहो, इनकी दृष्टि में ये आपको क्या लगता है कि ये किसी कवि को क्यों पसंद करते होंगे? वाह। देखिए राजनीति युग धर्म है, क्या और राजनीति का काम ये है कि वो जनता की नब्ज पकड़े। वाह, बस समस्या ये हो गई है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में निर्णय संख्या से होने लगा है, गुणवत्ता से नहीं होता। वाह, ये हम अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे बोल रहे हैं। इकबाल का एक शेर है, जी। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वाह, इसी लखनऊ में नगर पालिका का पहला चुनाव हुआ, आपको तो याद है किस्सा? जी 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 जी, बिल्कुल। चौक की एक बड़ी खूबसूरत तवायफ थी उन दिनों की, दिलरुबा जान, वाह, लोगों ने उसे खड़ा कर दिया, करे दिलरुबा आप खड़ी हो जाओ। और जो सही कैंडिडेट थे कांग्रेस की ओर से, उस समय तो वही पार्टी होती थी, वो हकीम शमसुद्दीन थे। जी जी, बिल्कुल। और वो बड़ा मशहूर किस्सा हुआ कि लोगों ने उस पर शेर भी कहे जी। कि नब्ज शमसुद्दीन, हिदायत चौक के हर वोटरे शौकीन को दिल दो दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और उसका दिलरुबा के चेलों ने इसको अलग तरीके से पढ़ा है, हिदायत चौक के हर वोटर शौकीन को वोट दिलरुबा को दो और नब्ज हकीमुद्दीन को, शमसुद्दीन को। लेकिन यही लखनऊ था कि लखनऊ ने दिलरुबा जान को हराया और हकीम साहब जीते। और साहब देखिए वो नाचने का काम करती थी, लेकिन कितनी ज़हीन औरत रही होंगी और कितनी शानदार शख्सियत रही होगी उनकी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, कि वो गई बधाई देने के लिए शमसुद्दीन साहब के यहाँ और कहा कि देखिए आपको बधाई, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि लखनऊ में मर्द कम है, मरीज ज्यादा है। ये किस्सा है। बिल्कुल सही बात। तो एक समय था जब राजनीति में स्वीकार्यता बहुत थी, अब एक समस्या यह आ गई कि राजनीति में अस्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है। मतलब जो विपक्षी है वो विरोधी हो गया है, और ये तो तब हो रहा है जब हर चुनाव के बाद विपक्षी पक्षी में बदल जाता है। इधर से उड़ के उधर आ जाता है, उधर उसके बाद भी। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों का काम, तुम्हारे जैसे लोगों का काम, अखबार का काम ये है कि राजनीति से जो ह्यूमर गायब हो रहा है, राजनीति से जो ठहाका चुलबुलापन गायब, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी विधानसभा में जब कभी हमारे आदरणीय स्पीकर साहब कुछ चुहल करते हैं। आजकल तो गाहे बगाए मुहूर्त देख के मुख्यमंत्री भी हंसने लगे हैं, 2-4 बार मैंने देखा है हंसते हुए उनको, आज भी हंस रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ पर पहले थे, अखिलेश जी, वो अपना बोलते हैं, अखिलेश जी अब भी हैं और पहले वहां सदन में थे। तो बातचीत हंसी मजाक में कही जाए, प्यार से कही जाए, मतलब तीर भी ऐसा मारा जाए कि जिसके कलेजे में लगे वो भी कि आ हा क्या मारा है, क्या बात है, शानदार, ऐसा आनंद आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये भैया जो आप तो हर दिल अजीज हैं, हर तरफ आपके चाहने वाले हैं, तो ये जो अलग अलग पार्टियों में सब लोग आपको चाहते हैं, नहीं, इस माहौल में अरे भैया नहीं चाहते, प्रैक्टिकल मुश्किल होती है उससे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसकी व्यवहारिक मुश्किल कुछ होती है? देखो हमको 36-37 साल हो गए जी। ना, हमको यश भारती मिली, ना पद्मश्री मिली, ना कोई नगर पालिका का पुरस्कार मिला, ना मिलेगा। भाई पहले दिल्ली में प्रदूषण था, उसमें हिस्सा हमारा भी था, हमने भी फैलाया था। अब वो चला गया वहां से, खांसी खत्म हो गई,
अब एनडीएमसी भी तुम पर, एमसीडी भी तुम पर, राज्य भी तुम पर, केंद्र भी तुम पर, और 700 पॉल्यूशन। अब किससे लड़ने जाओगे? आप ही करो, पर ये नहीं सुनना, ये वाला मत बोलना। वाह। हम जाते थे पहले ग्वालियर में, तो ग्वालियर जाते थे तो इनके नेता बोलते थे हमसे, भाई साहब कवि सम्मेलन में आए हो, आप बोलना रानी का धोखा, रानी के साथ धोखा किसने किया था? कोई नहीं बोलता ग्वालियर में, आप बोलना। हमने बोल दिया। इस बार हम गए तो इनके नेता आए, बोले भाई साहब वो वाली बात मत कहना भाई साहब। है ताली कम बजाई तुमने यार। तो हम कौन है? हाँ, कवि हैं कि डमरू हैं? क्या बात। जैसे तुम चाहो बजाओगे। वाह। हमसे लोग कहते हैं कि आप ऐसा कड़वा बोल कैसे लेते हो? यहाँ जितने कवि बैठे हों, बहुत सारे बच्चे आए, ये हमारा बालक बैठा है रामायण, बहुत प्यारा लड़का, बहुत अच्छी कविता लिखता है, रामायण द्विवेदी, बहुत संभावनाशील। वाह। सरकारों से, नेताओं से, राजनेताओं से अपेक्षा बंद कर दो, सेठों से अपेक्षा बंद कर दो, अपने पुरुषार्थ के, अपनी सामर्थ्य के मुद्रा मांगो। हम मांग रहे हैं, हम पर बहुत गालियां पड़ती हैं, इतने पैसे लेता है, रिवॉल्वर लगा के ले रहे हैं क्या? क्या बात। मर्जी पड़े बुलाओ, मर्जी पड़े मत बुलाओ, पर हमारे आने से भीड़ आएगी, नेता को पता है, हमारे आने से भीड़ आएगी, सेठ को पता है। क्या बात। और जब तक तुम आ रहे हो तब तक हमारी औकात है। तो हमें किसके लिए लिखना चाहिए? इनके लिए कि तुम्हारे लिए? क्योंकि औकात तुम हो हमारी, तुम आते हो, तुम्हारी तालियां बजती हैं। क्या बात है। जिस दिन तुम आना बंद हो जाओगे, जिस दिन तुम ताली बजाना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम फेसबुक पे लाइक करना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम वीडियो वायरल करना बंद कर दोगे, इनके चरणों में 7 बार प्राणायाम कर लेना, तो भी ये नहीं बुलाएंगे आपको। क्योंकि जिन्होंने लिख लिख के इनको यहां तक पहुंचाया सत्ता में, ये उनको नहीं बुलाते, क्योंकि उनके नाम पे भीड़ नहीं आती। इसलिए राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कभी भी ट्रॉफी मत बनो। सत्ता का चरित्र होता है। राजा यूं बैठता है, क्या बात। आप उसको ट्रॉफी दीजिए, ट्रॉफी दी, राजा कहे बहुत अच्छे बात, फिर पीछे लगा देगा। अब वो आगे वाली ट्रॉफी देखेगा, ये मिलनी चाहिए। तो राजाओं के लिए कभी ट्रॉफी मत बनो, कभी उनके शोकेस में सजने का सामान मत बनो। जब तक उनके आगे खड़े रहोगे, वो आंख में आंख कितनी मिला। अच्छी बातें हैं यार, तालियां बजाते रहिए, क्या बारीक बातें हैं। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे खानदान की बात है। हमारा एक कवि था, महाकवि गंग। कितनों ने नाम सुना है गंग का? वाह। कितने लोगों ने नाम सुना है? वाह। अकबर का समय था, फतेहपुर सीकरी में अकबर था। उसने अकबर के विरोध में कविताएं लिख दी। उस समय सब लोग भगवान पर कविता लिख रहे थे, या ऐसे ही सब कुछ लोग लिख रहे थे, उन्हें लिख दी। तो कुछ चिढ़ने वाले दरबारी कवियों ने, दरबारी कवि बहुत होते हैं, लखनऊ में भी हैं, वो हर सरकार के प्रोग्राम में पाए जाते हैं भाई। हाँ, जब यश भारती बट रही थी तो वो चाचा की चमचागिरी कर रहे थे। अब कुछ और बट रहा है तो अब वो अचानक राम 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 करने लगे। दरबारी अलग हैं, वो आपको दिखेंगे हर जगह घूमते हुए बट्टे। तो दरबारियों ने कहा अकबर से कि साहब एक कवि है, आपके बारे में बदतमीजी से बात करता है, कहता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है। अकबर ने कहा इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। आपको बताऊं मैं कि जब वो जाने लगे, महाकवि गंग अपने अंतिम सफर के लिए, पहले हाथी होता था, उसको ट्रेन करते थे, और किसी आदमी को जब मृत्युदंड दिया जाता था तो उसको बांध देते थे एक जगह, और हाथी पैर से कुचल देता था। तो जनता रो रही थी, खड़ी थी, कोने में खड़ी थी, लेकिन दरबारी कवि खुश थे कि एक सच्चा प्रतिद्वंदी खत्म हुआ। तो एक कवि ने उनसे कहा, क्या अद्भुत हमारे यहाँ कवि हुए हैं, देखो गरीबी में लेके उन्होंने सच बोला है। हमको तो भगवती ने, सरस्वती ने क्या क्या दे रखा है, करोड़ों की संपदा दे रखी है, आप लोगों का प्रेम दे रखा है, तो हम क्यों ना बोले सच। तो कवियों ने कहा गंग से, और महाराज कहां कविता सुनाने जा रहे हो आज? मृत्यु की तरफ जाता हुआ हिंदी का स्वाभिमानी कवि बोला, ये तुम्हारा फतेहपुर सीकरी का राजा इस योग्य नहीं है कि इसे कविता सुनाऊं। देवताओं के राजा इंद्र ने अपना वाहन भेजा है मुझे बुलाने के लिए, हाथी के पास। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। ये मरते हुए कवि का स्वाभिमान है, जो अभी 15 सेकंड बाद हाथी के नीचे कुचलेगा। वो कह रहा है कि देवताओं के राजा इंद्र ने भेजा है, स्वर्ग में जाके कविता सुनाऊंगा। लेकिन आजादी के बाद से, और विशेष रूप से आपातकाल के दौरान के बाद से, आपातकाल में कवियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ी अद्भुत हिम्मत दिखाई। यह आ गया संक्रमण का समय। क्योंकि भारतीय वाचिक परंपरा की कविता, वो गैर भाजपा राज्यों और सरकारों के विरोध में कविता लिखने पर तैयार हुई। 77 की कविताएं किसके खिलाफ लिखी गई? कांग्रेस के खिलाफ।
इंदिरा जी के खिलाफ ओम प्रकाश आदित्य ने कविता लिखी, बंसी बज गई बंसी लाल की बाहरी जनता, जय बोलो संजय दीनदयाल की बाहरी जनता। हुल्लड़ मुरादाबादी ने कविता लिखी कि मम्मी बेटे दोनों रोए, मम्मी मेरी कार गई, बेटा मेरी सरकार गई, दोनों होती थी ऐसी कविताएं। अब क्या हुआ कि वो चिरंतन विपक्ष में रहने वाला जनसंघ जो दीपक से चला, वो कमल के फूल तक आते आते सत्ता में आ गया। तो कवि भ्रम में खड़ा है कि यार मैं तो इन्हीं के समर्थन में कविता लिखता था, यही सरकार में आ गए। तो वो आप कुछ समर्थन में जब कविता लिखता, जनता ताली नहीं बजाती कि इस पे क्या प्रसन्न हो, क्योंकि जनता मूल रूप से सरकार के खिलाफ नहीं है, जनता राजा के खिलाफ नहीं है, जनता अपने दर्द का कारण सत्ता को समझती है। वाह। जनता की अगर सड़क ठीक नहीं होती है, जनता को अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं मिलता है, जनता के साथ अगर किसी जगह पे बेईमानी होती है, जनता समझती है राजा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये एक समस्या है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अब इस व्यवस्था ने विशेष रूप से, जो व्यवस्था इन दिनों प्रदेश में है, देश में है, अब इन लोगों ने कवियों को और अपनी विरोधी आवाजों को सुनना सीख लिया है। पहले नहीं था, पहले बड़ी प्रतिक्रिया थी। कांग्रेसियों में यह था कि वो सुन लेते थे, वो बैठ, अच्छा उन्होंने कर्म किए थे तो सुन भी लेते थे, आदमी बोलता था वो सुनते थे, आदमी सामने होकर बोलता था तो वो सुनते थे, अरे ठीक है कवि है, कह के चला जाएगा, हो जाएगा। तो अब कवियों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी बात पर तारीफ करें, लेकिन अगर एक भी दाग दिखाई दे, एक भी बात दिखाई दे, तो अविचल भाव के साथ अपनी बात को मुखर करें, अन्यथा कवि सम्मेलनों में से जनता समाप्त हो जाएगी, जो कि धीमे धीमे होने लगी है। संगम जो प्रोग्राम है 2025, ये बहुत अद्भुत ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस दौर में जब कई राज्यों में ये होता है कि ये हमारी भाषा, यहाँ यही भाषा बोली जाए, और यही आपका तो एक योगदान है हिंदी कविता को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। तो आप हिंदी की प्रतिष्ठा को कैसे सर्वग्राही बनाया जाए उन राज्यों में भी जहां ऐसे तनाव कई बार हमें सुनने को मिलते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? किस तरह से ये काम हो सकता है सहजता से? देखो जी, समझदार लोग बैठे हैं, अखबार का प्रोग्राम है, पत्रकार लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। ये क्या है कि सुनियोजित रूप से हमारे बच्चों के मस्तिष्क में, हमारे देश में एक धारणा भरी गई है कि देश में अलग अलग छोटे छोटे देश हैं। ये धारणा भरी गई है, और इस धारणा के बड़े होने का फायदा पॉलिटिक्स को मिलता है। ये दक्षिण में जाइए, हिंदी विरोध की बात करिए, दक्षिण खुश हो जाएगा। बंबई में जाइए तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को गाली दीजिए, जैसे कि वो देता है, तो खुश हो जाएगा एकदम। जबकि पूरा बंबई, पूरा महाराष्ट्र हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के श्रम पुत्रों के कारण चलता है। अगर यूपी बिहार के लोग ना हो, और कोई हम एहसान नहीं करते हैं, कोई एहसान नहीं करते हैं, हमारी माँ का इलाका है, हमारी माँ लक्ष्मी वहीं रहती है समुद्र में। अगर माँ बच्चों को नहीं पालेगी, कहीं की भी रहते हो, तो माँ का ही काम है ना, देश एक है। लेकिन अंग्रेजों ने हमको जो शिक्षा पद्धति दी, उसमें हमें बताया कि हम लोग तो कबीलों में बटे हुए थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने आके हमें एक करा। ये मूर्खता गहरी बोई है, और इसके पीछे है वामपंथ। यह जो हमने एक घरों तक कविता पहुंचाई, एक आदमी की जो पाकिस्तान के विचार का जनक बना, इकबाल, ए आबे मौजे दरिया, ए आबे मौजे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये बहुत धूर्त पंक्ति है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम बाहर से आए थे गंगा किनारे। नहीं भैया, बाहर से नहीं आए थे, यहीं पैदा हुए थे। ये सारे भारत के लोग उस कांधार से जहां से मेरी मां गांधारी आई है, और उस बोरीशिल्ला बांग्लादेश से, भद्रशाल से जहां से मेरा मामा शल्य आता था, ये पूरा विराट भारत एक था, हजारों वर्ष पहले एक था, एक साथ था। दो बातें छोटी छोटी बोलूंगा, फिर इसका उत्तर आ जाएगा। तमिल, ये जो आपने संगम किया है, जिस समय सुबह कोई भी आस्तिक आदमी उठता है भारत में, आज भी, मेरे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, उठते थे तो श्लोक बोलते थे। और मैंने उस श्लोक का अर्थ अपने बाबा से पूछा। पैर नीचे रखते समय वो पैर धरती से लगाते थे, आपके भी शायद लगाते हो। और वो श्लोक है कि समुद्र वस्ने देवी, समुद्र ही जिसके कपड़े हैं, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत जिसका वक्षस्थल है, लक्ष्मी पत्नी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, मां धरती, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। इसमें ये नहीं कह रहा वो कि दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, वो कह रहा समुद्र से लेके पहाड़ तक 7 पवित्र नदियां जो हैं, जिनको नहाने का काम, हाँ कुछ के समझ में आई, अच्छी बात थी। वो 7 पवित्र नदियां पूरे भारत की हैं, एक के, गंगा च, यमुना च, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, नीचे तक की है नदियां। ये भारत एक था। ये बीच में विधर्म की आदियों के कारण अलग अलग रियासतों में बटा, फिर टुकड़े होता चला गया। अंग्रेज आए,
उन्होंने सबको पराजित करके एक सत्ता बनाई। 47 में वो सत्ता हस्तांतरित हो गई, भारत को मिल गई, लेकिन विचार अभी तक भी नहीं बदला है। अब पहली बार एक ऐसा विचार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हुआ है पिछले 11 वर्षों में, जो पूर्वजों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल रहा है कि ये हमारे पूर्वज थे। तो क्या हो रहा है? राम निकल के आ रहे हैं, कृष्ण दोबारा निकल के आ रहे हैं, सेंगोल आ रहा है। सेंगोल रखने ना रखने से कोई परेशानी नहीं। अब देखो 3.5 घंटे की फिल्म बनी भाई साहब, है आदित्य धर ने बना दी धुरंधर। किसके खिलाफ बनाई है? वो सच्ची है झूठी है? किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के। तो उससे दर्द किसे हो रहा है? एक विशेष प्रजाति को हो रहा है। भाई तुम्हारे खिलाफ फिल्म नहीं है, फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है भाई साहब। ये बात इस देश को समझनी पड़ेगी। परसों हमारे एक बड़े शायर ने एक बहस की, आप सबने देखी? जावेद साहब ने एक बहस की। किसी ने मुझसे कहा आपने बहस देखी क्या नहीं देखी, क्या आपका राय है? 2 राय मेरी अलग अलग है। एक तो जावेद साहब को बहस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहस उनसे की जानी चाहिए जो अपने विचार में परिवर्तन के लिए उत्सुक हो, तैयार हो, उनसे करी जानी चाहिए। जो कहता है मैं अपना विचार बदल ही नहीं सकता, उससे क्या बहस? मैं कहता हूं ये पानी है, तुम कहते हो गैस है, हम दोनों इस पर बहस करते हैं। पर तुम ये कहो कि चाहे ये गैस सिद्ध हो जाए तब भी मैं पानी मानूंगा, तो फिर तुमसे क्या बहस है? भाई बहस किससे करो? आप बहस उस व्यक्ति से करो जो पहले ये घोषणा कर दे, ये मान ले कि अगर मेरे विचार में, मेरी किताब में, मेरी सोच में अगर कुछ अंतर निकलेगा तो मैं बदल लूंगा। मैं सनातनी हिंदू हूं, ये महिला बैठी है, हमारी बेटियां बैठी हैं, ये मुझसे मनुस्मृति का एक श्लोक उठा के कहें कि भैया ये श्लोक है मनुस्मृति का, आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है? मैं कहूंगा मैं सहमत नहीं हूं। यहां कितने लोग हैं जो राम से सहमत नहीं है? यहां कितने लोग हैं जो कृष्ण से सहमत नहीं है? यहां कितने लोग हैं जो बाकी किसी धर्म की किसी प्रवृत्ति से सहमत नहीं है? किसको कहा कि तू बाहर निकल जा? किसको कहा तेरी गर्दन काट दूंगा? किससे नहीं कहा? असहमत हो कोई बात नहीं। हमारे यहां जो नास्तिक है वो भी षड दर्शन में दर्शन है, उस नास्तिक का आचार्य भी महर्षि है। सो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हुई कि बहस का औचित्य ही नहीं बनता जब आपने। दूसरा, 81 साल के जावेद अख्तर को इस बात के लिए दुआ दीजिए कि जो बहस के लिए उत्सुक तैयार ही नहीं होते थे, जो कहते थे इस पर तो बहस हो ही नहीं सकती, वो बहस की टेबल तक तो आए देखते देखते, और आज टेबल तक आए हैं। हम रहे ना रहे 100 साल बाद विचार बदलने पर भी आएंगे कि आप सही कह रहे थे, हमसे गलती हो गई थी। और ये तभी आता है, तू तो हाँ भी नहीं कर पा रहा, तुझे लखनऊ रहना है। मैं तो बोल देता हूं, मेरा तो क्या है, बोल देता हूं। ये तभी होगा भाई जब आप इस शेर में विश्वास करेंगे कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये देश सारी संस्कृतियों के सहकार से चला है। और लखनऊ में बैठे हुए लोगों, अगर चाहते हो कि तमिलनाडु में तुलसी पढ़े जाएं, तमिलनाडु में अमृतलाल नागर पढ़े जाएं, तमिलनाडु में निराला पढ़े जाएं, तो तुम लोगों को कसम खानी पड़ेगी कि तुम लोग भी सुब्रमण्यम भारती को पढ़ो। वाह, क्या बात। तुम लोग भी तिरुवल्लुर को पढ़ो। वाह। ये जो एक तथाकथित आभिजात्य बोध है ना तुम्हारे पास कि हमको तो सब माने और हम किसी को नहीं माने, ये गलत है। अभी हम और ब्रजेश भैया आए, हर स्टॉल के पास रुक के मैंने उनकी भाषा में बात की। एक ही वाक्य बोला, चाहे बंगाली में एक वाक्य बोला, मारवाड़ी में एक वाक्य बोला, गुजराती में एक वाक्य बोला। जैसे ही वाक्य बोला, वहां खड़ी हुई जो महिलाएं थे उनके चेहरे पे, जैसे वहां गुजरात वाले गए केम छो मजा में, एकदम खुश हो गए। वो कितनी आत्मीयता आई। तो आपको अगर दूसरी संस्कृतियां जो हैं उनसे आदर पाना है तो उनको भी आदर देना पड़ेगा। वाह। यहां जितने कवि हैं उन्हें मीरा पढ़ते समय, महादेवी वर्मा पढ़ते समय कश्मीर की ललदेश्वरी और राबिया को जानना पड़ेगा। वाह, क्या बात। उन्हें अंदाल को जानना पड़ेगा, उन्हें महाश्वेता को जानना पड़ेगा, उन्हें काजी नजरुल इस्लाम को जानना पड़ेगा, तभी देश देश बनेगा। अन्यथा तो सब अपनी अपनी दुकान लेके चले जाएंगे। और भाई देखो, 1000 साल पहले तुम कहां तक थे? कंधार तक थे। कहां तक थे? बांग्लादेश के आगे तक थे। आज कहां तक हो? और अभी भी लोग बैठे हैं ऐसे
जो कहते हैं कि वो करवा लो, क्या कहते हैं, जनमत सर्वेक्षण, क्या कहते हैं उसे, कंसेंसस करा लो। हमारे यहाँ भी था एक, है प्लेबिसाइड। हाँ, वो कैसे करा लो यार, प्लेबिसाइड कैसे करा लो भाई। हम यहाँ 2000 आदमी बैठे हैं, इनमें 1000 आदमी मेरे, 1000 आदमी तुम्हारे। सबसे पहले तुमने मेरे 1000 आदमियों को गोली मार दी या यहां से बाहर निकाल दिया, उसके बाद का आओ प्लेबिसाइड करा लो। ये कौन सा लोकतंत्र हो गया भाई। आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले कश्मीर में कितने लोग रहते थे? उनमें किस धर्म के थे, उनमें किस जाति के थे? तुमने गुंडई करके सरकारी सहायताएं पाके तुष्टीकरण की राजनीति के मसीहाओं के कारण उन बेगुनाह लोगों को मार मार के शरणार्थी शिविरों में भेजा, और जब तुम बच गए हो अकेले, तुम कहते हो जनमत सर्वेक्षण करवा लो। वाह भाई वाह, जनमत सर्वेक्षण करवाएंगे, चाहे 50 साल लगे चाहे 100 साल लगे। जो भी शंकराचार्य की उस जमीन से, जो भी अभिनव गुप्त की उस जमीन से, जो भी महर्षि पाणिनि की उस जमीन से खदेड़ के भेजा गया था, वो जाके जब वहां पे इस डल के किनारे बस जाएगा, तब हम सर्वेक्षण कराएंगे। तुम भी कराना, हम भी कराएंगे। ये बदमाशी कर रहा है, ज्यादा बात बोलवा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि और धमकी आ जाएंगी, इतनी धमकी आती हैं। जनमत सर्वेक्षण की बात ही नहीं है। कश्मीर तो हमारा है और वो हमारा ही रहेगा, तो उसमें कोई नहीं। जो कहते थे, जिनके मन में अभी भी, अरे भाई साहब, वो अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ना बोलने लायक वातावरण बन गया है। बोलते तो यार ये पहुंच जाते हैं हल्ला मचाने के लिए, कैसे बोला, वरना वो छाती पे चढ़ के बोलते थे भाई। इसी लखनऊ में मैंने देखा है। मैं बताता हूं, अखबार का प्रोग्राम है, 2006 का कोई कवि सम्मेलन था, उसमें कोई टिप्पणी हुई, वो चुटकुले का काटा हुआ हिस्सा चलाया गया जब हम 2011 में राजनीति में आए। ठीक है जी, बोले साहब आपने ऐसा बोला है। हमने कहा भाई हमने ऐसा बोला ही नहीं है, हमने तो ये पूरा बोला है, फिर भी आपने बोला हो तो हम माफी मांगते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो देके माफी मांग ली। 11 में बात खत्म हो गई। 15 में दिल्ली में चुनाव हुआ, हम एक पार्टी चलाते थे, हम पार्टी के प्रमुख चेहरे थे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। चुनाव जिता के 16 में हम यहां आए कवि सम्मेलन करने, बाहर आ गए 500 आदमी। कुमार विश्वास को नहीं घुसने देंगे शहर में। एसपी हमारा प्रशंसक, उसकी पत्नी हमारी प्रशंसिका थी, पेंटिंग बना के लाती थी हमारे लिए। हमने कहा भाई ये क्या है? बोले साहब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऊपर से आदेश है, मैं इन पे लाठी नहीं चला पाऊंगा सर, मैं नहीं इन्हें हटा पाऊंगा, क्योंकि वोटर थे वो। देखो आप तुष्टीकरण की हालत देखो। 17 में आ गए बाबा, हमारा कोई मतलब भी नहीं, हम दूसरी सरकार में थे, हमारा कोई आदत नहीं। 17 के बाद, उसके 3 महीने बाद एक कवि सम्मेलन हुआ, इसी लखनऊ के उसी इलाके में मैं गया कविता पढ़ने के लिए। चूहे का बच्चा नहीं आया विरोध करने के लिए। क्यों भाई? आपको यह समझना पड़ेगा। अब क्या है, आपने जो एक तुष्टीकरण का नोड चलाया था, जिसके भरोसे आपने इस देश में 70 साल तक नंगई की थी, उस तुष्टीकरण के नोड का एंटी नोड निकाल रहा है इनके चाचा जी दिल्ली वाले दोनों मिलके। वो ऐसा बड़ा इंजेक्शन है कि वो जहां लगता है शरीर में तुरंत फुर्ती आती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदमी गाने लगता है। फिर कहते हैं ये क्या देख रहे हैं, क्या बताओ, वंदे मातरम नहीं गाएंगे? क्यों नहीं गाओगे भाई वंदे मातरम? क्या प्रॉब्लम वंदे मातरम में गाने में? हम नुसरत फतेह अली गा लेंगे, हैं? हम अपनी कविता में लिख देंगे शोहरत ना अता करना मौला। कौन है हम? कौन है सनातनी? हम कौन है गौड़ ब्राह्मण? हम कौन है वेद पाठी परंपरा के? हम कौन है शास्त्रीय परंपरा के? हमको कोई दिक्कत नहीं है कहने में। आपको वंदे मातरम में प्रॉब्लम हो रही है, और वंदे मातरम किसी हिंदू देवी देवता का स्तवन नहीं है। पढ़ो लिखो, बंगाली आए होंगे यहाँ पर, बंगाली बैठे होंगे हमारे। कितने बंगाली? 1-2 बंगाली हाथ उठा के बताओ जो 2-4 हो। वो है भाई साहब तुलना, त्वम ही माता दश प्रहरण धारणी, तुम ही में, हे भारत माता, तुम ही मेरी दुर्गा हो, तुम ही मेरी सरस्वती हो, तुम ही मेरी लक्ष्मी हो। ये है। तुम मुझे कहने लगो कि भाई साहब आप ही मेरे बड़े भाई हो, तो मैं बड़ा भाई थोड़ी तुम्हारा, पर बड़े भाई जैसे ही हूं। या मैं कहूं ये हमारा छोटा भाई है हिमांशु, तो छोटा भाई थोड़ी है। मेरे तो घर में छोटा भाई कोई है ही नहीं, मैं ही छोटा हूं सबसे। लेकिन इसका मतलब जैसा, तो कवि कह रहा है, बंकिम बाबू कह रहे हैं, मां तू ही हमारे लिए सरस्वती, अर्थात तू ही ज्ञान दे देगी मुझे। हे भारत माता, तेरे माध्यम से ही ज्ञान मिलेगा। तू ही मेरी लक्ष्मी है, तेरे माध्यम से ही मुझे पैसा मिलेगा। और तू ही मेरी दुर्गा है, तेरे ही बेटे सैनिक होकर सीमा पर लड़ने के लिए जाएंगे। ये कह रहा है वो। बोले एक पक्ष का गीत है, तो भाई साहब अब चलेगा नहीं वो, तो उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये बदलवा देंगे जो बैठे सामने। आखिरी सवाल। तो हाँ, तो ये बात थोड़ी दूर निकल गई, वापस कविता पे आ जाते हैं, या कविता या उस माहौल पे आ जाते हैं जिसमें कविता जन्म लेती है। अब मैंने सोच रखा है, अभी मैंने कुछ दिन से सोचा दोबारा,
कि कुछ दिन और हैं, इसके बाद ये सब भी छूट जाएगा, फिर केवल सच बोलेंगे 24 घंटे। मतलब बस 2 रोटी कोई खिलाई देगा। केवल सच का क्या मतलब है? मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा सोचते हैं यार क्यों फालतू में इनके बारे में बोला, किसी के बारे में बोला। अब तो जो मन में आएगा वो बोलेंगे। जिसको जो करना हो वो करे, अपने घर बैठा है। जिसको जो ना देना हो मत दे, जो करना ना करना, कुछ नहीं करना। वाह वाह। आपके अखबार ने मेरे पिताजी को जेल भिजवाया था। हाँ, हमारे पिताजी 77 में प्रोफेसर आदमी थे, लेख लिख दिया उन्होंने, वो आपके यहाँ छप गया वो संपादकीय पेज पे, औरंगजेब बनाम इंदिरा गांधी। अगले दिन ही सुबह पहुंच गए लोग बाग, पुलिस वाले। बोले प्रोफेसर साहब चलो। बोले क्या गलती है? बोले आपने सिग्नल छेड़ा था। और फिर वो रह के आए बाद में। ये अखबार अमर उजाला इसके आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब सब घुटने टेक गए थे, बिजली काट दी गई थी इनके दफ्तर की, संपादक जी, वाह, ट्रैक्टर से मोटर चला के अखबार छपा था। क्या बात। 77 में जो कुछ लोग लड़े थे उनमें इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला और एक छोटा सा अखबार था वंदे मातरम। अटल जी इसके संपादक रहे थे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिए कुमार विश्वास भैया के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।